तो देश के 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत कैसा रहा? न्यूज नेशन लगातार आपको पल पल के अपडेट बता रहा है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर है, लेकिन राज्यवार क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, इसके लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी करुण कुमार का। शुक्रिया अनुराग और हिमानी। तो देश ने किस तरह से मतदान किया? 20 राज्यों के 91 सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। इन 20 राज्यों में 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको बता दें, और बम्पर वोटिंग हुई है ये बताया जा रहा है। आंकड़े अभी भी आ रहे हैं छन का हमारे पास, और हम आपको बता दें कि किस तरह का मतदान हुआ है। उत्तराखंड में 40.59%, 44.5% से ज्यादा। और आपको ये बता दें कि आंकड़े ये 5 बजे के आसपास के हैं और ये आंकड़ा बढ़ेगा। असम में 60% मतदान की खबर है। तेलंगाना में 61% वोटिंग हुई है और किस पार्टी को फायदा होता है ये देखने वाली बात। नागालैंड में 68% लोगों ने मतदान किया है और बम्पर वोटिंग की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में हालांकि 50% ही मतदान हुआ है। मणिपुर में 78%, इस पे गौर करने वाली बात की 80 के करीब ये पहुंच रहा है। मेघालय में 62% मतदान हुआ है। मिजोरम में 55% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और त्रिपुरा की अगर बात करें तो वहां पर करीब 70%, 69% की बात इस वक्त आ रही है सामने। और सिक्किम में 55% मतदान हुआ है। बिहार में 50% वोटिंग हुई है। गर्मी का असर कुछ वहां पर दिख रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 70%, और ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। क्या वहां पर कुछ जो है सेटबैक होगा तृणमूल कांग्रेस को, देखने वाली बात। और उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, वहां 60% मतदान होने की खबर, जबकि जम्मू कश्मीर में भी 50% की तरफ आंकड़ा बढ़ रहा है। 46% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में भी उतना ही, यानी 46% मतदान होने की खबर है। जबकि ओडिशा में 50% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जबकि आंध्र प्रदेश में 50 से ज्यादा 55%, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, हम आपको बता दें, क्योंकि अभी अंतिम ये आंकड़ा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 46% वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश हम बात कर रहे थे, वहां पर 66% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। और जो लोग बूथ में पहुंच गए, आपको बता दें, वो भी अभी वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए आंकड़ा अभी ये बढ़ सकता है, ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। लेकिन बंपर वोटिंग की जो बात की जा रही है वो यहां पर देखने को मिला है। हालांकि कहीं कहीं गर्मी का भी असर हुआ, वहां पर मतदान थोड़ा कम हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपने सहयोगी अनुराग और हिमानी का। शुक्रिया करुण जी। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीर हमारे सहयोगी करुण कुमार ने आपको बताया कि किस तरीके से 20 राज्यों के 21 राज्यों की अगर औसत को समझे तो 50% से लेकर मणिपुर में 78% तक मतदान का प्रतिशत रहा है, जहां पर लगातार वोटिंग अभी भी जारी है। क्योंकि जो लोग पोलिंग बूथ पर अभी लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा अंतिम आंकड़े का इंतजार लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अंतिम आंकड़ा है, हमारे तमाम खास जो सहयोगी है वो हमारे साथ बने हुए हैं, हम तक ये आंकड़ा पहुंचा रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद हैं। वहां किस तरह की सुगबुगाहट है या शांत वहां पर है, चूंकि अब मतदान तो खत्म हो चुका है, तो ये भी हम उनसे जानेंगे। सुरेंद्र दसीला इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद हैं। इद्रिस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बारामूला में इस वक्त मौजूद हैं। तो वहां से किस तरह की तस्वीर लास्ट मोमेंट पर निकल कर आई, जो अंतिम 1 घंटा था अनुराग, वो भी जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, अलग अलग सहयोगियों से ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बागपत की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह हैं और उनका मुकाबला है राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े चेहरे से। दोनों की उम्मीदें क्या हैं, दावे क्या हैं, ये हम आपको पहले दिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तनाव हमें नहीं है। हमने मेहनत करी है पिछले 5 साल में, चाहे वो बढ़े हुई बिजली की दरें हों, चाहे वो गन्ने का बकाया हो, चाहे वो नौजवान की बेरोज़गारी के विषय हों, जो समय पे भर्तियां होनी चाहिए थी सरकारी नहीं हुई, उसके विरोध में हम लोग लगातार बोलते आए हैं। हमारा संघर्ष अपनी जगह है और विपक्ष में रह के बेहद कमज़ोर होकर भी चौधरी अजीत सिंह जी का एक कद है, उनका एक सम्मान है, उनका एक परिचय है। मैं समझता हूँ कि जितने लोग जो पिछले चुनाव में जिन्होंने मोदी जी को देख करके मतदान किया था, आज उन्हें ये भी एहसास है कि सरकार ने उनके लिए काम नहीं किया, वादे पूरे नहीं किए। और मैं आश्वस्त हूँ कि वो लोग उनके लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प महागठबंधन। यहाँ का विकास करने के लिए हम काम कर रहे हैं। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि सांसद का काम विकास करना भी होता है। मैंने इस क्षेत्र को आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी दी है। मेरे से पहले कोई सांसद के सामने पूछो इन चौधरी लोगों से,
पूछो यहाँ के लोगों से, लोक दल के लोगों से, क्या कभी अपनी चौधरी के सामने कोई सवाल करने की हिम्मत हुई? क्या खड़े होने की हिम्मत हुई? क्या कोई प्रश्न पूछा कि हमारे लिए कोई विकास होना चाहिए? पहली बार मैंने इस क्षेत्र को आज़ादी दी है। आज की जो जनता है बहुत जागरूक हो चुकी है। केवल उनको एक मुद्दे के ऊपर जो है उनको कहा नहीं जा सकता। आज जहाँ एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद है। और अब बात करें अगर नैनीताल की, तो नैनीताल में कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत, जिनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार अजय भट्ट से है। इन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, ये भी सुनिए। राफेल चलेगा या राष्ट्रवाद चलेगा, पेंशन योजना चलेगी या न्याय योजना चलेगी? क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि राफेल को लेकर दोबारा कम से कम जांच तो हो सकती है, तो जो आरोप आप लगा रहे थे लगातार केंद्र सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसे बल मिला। आज जब मतदान हो रहा है तो आपको लगता है कि फर्स्ट फेज में उसका असर नजर आएगा? और सुप्रीम कोर्ट इससे और आगे बढ़ेगा, इसका हमको भरोसा है, क्योंकि समय के साथ और तथ्य भी सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं और नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं तो सब लोगों से अपील करता हूं कि अधिकाधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें। सब समझदार हैं मतदाता, खुल के उनको अधिकाधिक मतदान करना चाहिए। चलिए, ग्राउंड जीरो की तमाम तस्वीरें न्यूज नेशन आपको लगातार दिखा रहा है इस बड़ी कवरेज में, और रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का, एक तस्वीर का जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से आ रही है, जहां पर टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं आंध्र प्रदेश से, अलग अलग हिस्सों से, जहां पर टीडीपी और वाईएसआर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए हैं। भिड़ंत इस तरीके की नजर आ रही है और ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच हम लगातार आपको यह भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से, प्रदेश से किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई। मतदान अब खत्म हो चुका है। पहले चरण में जो भी तमाम उम्मीदवार थे उसमें कई हाई प्रोफाइल और वीआईपीज की भी अगर बात करें तो उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन सुरेंद्र दसेला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देहरादून में इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ आपको अपडेट इस वक्त मिल पा रही है, क्योंकि ग्राउंड पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है एक्चुअल में तस्वीर? बिल्कुल, देखिए, पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 2014 के मुकाबले में 2019 में पोलिंग परसेंटेज गिरा है। 2014 में जो पोलिंग परसेंटेज 62% था वो 58% रहा है। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 2014 में पीएम मोदी के नाम पर या नरेंद्र मोदी के नाम पर जो लोग उस वक्त बाहर निकले थे, शायद उनको अब बाहर लाने में भाजपा उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जो राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ा जा रहा था उस चुनाव में ये उम्मीद थी कि शायद वोटर इस बार भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ताजा आंकड़ा हमारे पास आया उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, जो टिहरी गढ़वाल की सीट है उसका जो परसेंटेज है वो करीब 54% पोलिंग यहां पर हुई है। इसके अलावा अगर पौड़ी गढ़वाल की बात की जाए तो 49% करीब 50% के करीब पोलिंग हुई है। अल्मोड़ा में करीब 48.5% पोलिंग हुई है। इसके अलावा नैनीताल उधम सिंह नगर में करीब 66% की पोलिंग हुई है और हरिद्वार में करीब 66% की पोलिंग हुई है। यानी सभी जो लोकसभा सीटें हैं उनमें पोलिंग परसेंटेज गिरा है। और ऐसे में जब पोलिंग परसेंटेज गिरा है तो राजनीतिक पार्टियां इसे अपने अपने लिहाज से अपने लिए फायदेमंद परिभाषित करेंगी तमाम राजनीतिक दल। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र दसीला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का और रुख करते हैं बारामूला का। हमारे सहयोगी इद्रीस लोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इद्रीस, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल अनुराग, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहा पूरा। बहुत ही तादाद में लोग जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपना मतदान उन्होंने दिया। अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो 5 बजे तक हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 33% वोटिंग जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, जिसमें कुपवारा में 47%, बांडीपोरा में 30% और बारामूला में 22% वोटिंग जो है 5 बजे तक रिकॉर्ड की गई थी। 5 बजे के बाद भी कई जगहों पर लोग आ रहे थे और ये आंकड़े बढ़ने की पूरी आशंका है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 13 लाख वोटर्स आज अपने मत का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसमें से 6,70,000 मर्द थे और 6,30,000 औरतें थी। और हमने हर पोलिंग बूथ पर औरतों का नंबर बहुत ही ज्यादा इस बार देखा और उम्मीद यही जताई जा रही थी, लोगों का कहना यही था कि वो विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और इसीलिए वो बाहर आए हैं और वोट करने निकले हैं। हालांकि आज
सेपरेटिस्ट लीडर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर बंद की कॉल भी दी थी, पर बावजूद उसके लोग जो है फिर भी पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपना मत का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप इद्रिस बने रहिए हमारे साथ। हम सीधे रुक करेंगे अब बीजेपी हेडक्वार्टर का। विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या वहां पर अब सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? क्योंकि मतदान तो अब खत्म हो चुका है, राह इतनी आसान भी नहीं है, बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। और जहां तक रहा कि बीजेपी मुख्यालय की अगर बात करें तो यहां बहुत हलचल दिन में दिखाई नहीं दिया, कार्यकर्ता यहां बिल्कुल नहीं आए। हाँ, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह यहां जो कंट्रोल रूम था, जो वार रूम था, उसकी कमान संभाल कर बैठे थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। जहां जहां चुनाव हो रहे थे, 91 सीटों पर चुनाव होना था, उन सब जगहों से रिपोर्ट लगातार मंगाई जा रही थी। हर घंटे रिपोर्ट मिले, बीजेपी ने इसकी व्यवस्था की थी और लगातार बीजेपी के नेता अपने ऊपर के नेताओं को इसकी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं को वहां ड्यूटी पे लगाया गया था उनसे बार बार ये रिपोर्ट मांगी जाती। तो खास तौर पे 2 मुद्दों पे मांगी जा रही थी कि क्या जो बीजेपी के वोटर हैं वो घर से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या है, अगर नहीं निकल रहे हैं तो पार्टी वहां व्यवस्था क्या कर रही है। तो दिन भर ये 3 लोग यहां मॉनिटरिंग करते रहे और लगातार मीडिया से भी बात करते रहे। और जो पोलिंग परसेंटेज है उसको लेकर के बीजेपी उत्साह दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो टर्नआउट हुआ है ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा और राष्ट्रवाद का मुद्दा हमारा चल पड़ा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बीजेपी यहाँ ये कह रही है कि इसका प्रभाव आगे आने वाले जो चुनाव है उसके ऊपर पड़ेगा और वोटिंग परसेंटेज आगे और भी बढ़ेगा। तो रणनीति के तौर पर, मंथन के तौर पर लगातार वॉर रूम में रणनीति आगे बनती रही। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से रणनीति आगे नजर आती है, इसके लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आई आज? देखिए, जहां अगर पार्टी कार्यालय की बात करें अनुराग, तो पार्टी कार्यालय में बहुत ज़्यादा हलचल आज नहीं थी। एक कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता जरूर की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। हालांकि वार रूम की अगर बात करें तो वार रूम की तरफ से पैनी नज़र रखी जा रही थी इस चुनाव को लेकर। अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी लगातार संपर्क में थी। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से फिलहाल एक अहम बैठक जरूर चल रही है, लेकिन वो दिल्ली और हरियाणा को लेकर एक सीसी की बैठक है, वो सोनिया गांधी के आवास पर चल रही है। जहाँ तक चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस इस बात को जानती है कि 2014 में जो करारी हार हुई थी उसके बाद ये चुनाव कांग्रेस के लिए कितना अहम है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानती है कि बहुत कठिन नहीं है, जो राह है बहुत कठिन राह नहीं है कांग्रेस के लिए। और यही वजह है कि वॉर रूम से अगर बात करें तो वॉर रूम से लगातार जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो अपने नेताओं से लगातार संपर्क में थे। जी बिल्कुल, तो मोहित बख्शी भी हैं हमारे साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बागपत रुख उनका भी करते हैं। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो वैसे ही खासी चर्चा में रहा। 8 उसकी सीट जिसकी हम लगातार यहाँ पर चर्चा करते रहे और ये इस पर काफी कुछ निर्भर करता है मोहित, लेकिन किस तरह की तस्वीर वहां से? जी बिल्कुल निर्भर इसलिए भी करता है क्योंकि आरएलडी की इज्जत दांव पर लगी है। 2 सीटें जो मुजफ्फरनगर की हो और जो दूसरी जो बागपत की हो, दोनों ही सीटों पर जो परिवार है वो लड़ रहा है चुनाव। खुद अगर हम जयंत की बात करें, हमने आपको दिखाया जब हम न्यूज़ नेशन ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं नर्वस फील नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नर्वसनेस है। और ये नर्वसनेस जो है वो इसलिए है क्योंकि वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 60% बहुत आंकड़ा छुआ था 5 बजे तक, यानी कि जो उम्मीद की जा रही थी कि एंटी गवर्नमेंट वोट निकल के बाहर आएगा वो ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। और जो लोग ग्राउंड पर थे उनसे जब भी हमने बात की तो उनका 3 चीज़ों पर अहम जोर था, एक राष्ट्रवाद, दूसरा विकास और तीसरा जाति। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो हमेशा होता है वो एक बार फिर हुआ है, जाति भी प्रमुख तौर पर हावी रही है जब वोटिंग हुई है। तो चर्चा हमारी लगातार जारी है, अब की बार किसकी सरकार, और अब बात उस पर कर लेते हैं मेरठ की, जहां पर महागठबंधन उम्मीदवार हाजी याकूब और बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल के बीच मुकाबला है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रुझान बढ़िया चल रहा है, जनता को खुशी है, वोट डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गठबंधन की क्या पोजीशन लग रही है अभी तक, क्या सर्वे आपके सामने? बिल्कुल आगे भाग रहा है माशाल्लाह। 6-8 में से कितनी सीटों पर दावा कर रहा है? 8 जीत रहे हैं गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं और इसीलिए ईवीएम भी खराब करी गई है और पोलिंग भी सुस्त हो रहा है। नहीं, मुकाबला इस अर्थ में तो है कि वो भी लड़ रहे हैं, परंतु कोई उस मुकाबले में कोई बहुत बड़ी चुनौती ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि गठबंधन की कोई साख नहीं है। परस्पर बहुत जी जान से वो लड़ते रहे एक दूसरे से,
और विकास की दृष्टि से उनकी कोई अहमियत नहीं है। भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त दोनों की सरकारें रही हैं। तो